इजराइल के साथ जंग रुकते ही ईरान की संसद ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्थान के साथ सहयोग रोकने से जुड़े एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे में सवाल है कि अब क्या बिना किसी निगरानी के ईरान का परमाणु कार्यक्रम बेकाबू हो जाएगा? इजराइल और अमेरिका किसी भी कीमत पर तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया देख चुकी है और इसी वजह से उसकी न्यूक्लियर साइट को भी अमेरिका ने निशाना बनाया था। दरअसल ईरान की संसद ने एक अहम बिल पास किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लामिक देश अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। ये फैसला इजराइल के साथ हाल ही में हुए टकराव के बाद लिया गया है, जब ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके तहत ईरान अब IAEA के तहत निरीक्षण को रोक देगा और अपनी न्यूक्लियर साइट तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की पहुंच सीमित कर देगा। यानी ईरान अब अपने देश में परमाणु हथियार कैसे विकसित कर सकता है, इसकी जानकारी पूरी दुनिया को नहीं मिल पाएगी। ये कदम ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी तंत्र से बेहद नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह फैसला पश्चिमी देशों के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है और मिडिल ईस्ट की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। इस बीच अमेरिका की मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले में B-2 बॉम्बर विमानों और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था, जो पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस गुप्त रिपोर्ट को गलत करार दिया है। लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये लीक राष्ट्रपति ट्रंप को बदनाम करने और मिशन को अंजाम देने वाले साहसी पायलटों की बहादुरी को कम करने की कोशिश है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करने का शानदार ऑपरेशन चलाया था। बता दें कि अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो, इस्तेफान और नतांज पर भीषण बमबारी की थी। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों में साइट पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर ईरान का कहना है कि हमले से पहले ही ज्यादातर न्यूक्लियर मटेरियल सीक्रेट साइट पर ट्रांसफर कर दिए गए थे और सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात के साफ संकेत भी मिले। ईरान के इस ताजा फैसले और अमेरिका की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रियाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु तनाव को नए मोड़ पर ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और गंभीर भू राजनीतिक हलचल देखने को जरूर मिल सकती है। ईरान इजराइल से चुन चुन कर बदले ले रहा है। इजराइल को ईरान पर किए हर हमले की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के शहरों पर ईरान कहर ढा रहा है। उसके कई शहरों पर ईरान की शक्तिशाली मिसाइलें बरस रही हैं। अली खामेनेई ने नेतन्याहू को दिखा दिया है कि उनसे टकराने या उनसे पंगा लेने का अंजाम कितना घातक हो सकता है। ईरान ने अब इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट्स की धरपकड़ शुरू कर दी है। उनके खिलाफ भी एक्शन शुरू कर दिए गए हैं। मोसाद के संपर्क में रहने और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में ईरान ने 3 आरोपियों को फांसी पर लटका दिया है। आजाद शोजाई, इदरीस अली, रसूल अहमद रसूल पर आरोप था कि उन्होंने हत्या के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण ईरान में लाने की कोशिश की थी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर इन्हें सजा सुना दी गई। इसके अलावा 700 से ज्यादा ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं जो 12 दिन तक चले ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान किसी न किसी तरह से गलत मंशा के साथ इजराइल के संपर्क में थे और ईरान की वर्तमान सरकार के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से बहुत से लोगों पर इजराइल के इंटेलिजेंस मोसाद के लिए काम करने, देश की संवेदनशील जानकारियां साझा करने और ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए उनकी लोकेशन आदि की जानकारी शेयर करने का आरोप है। ईरान में पकड़े गए इन 700 से ज्यादा लोगों में से बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर ये आरोप है कि ये रहते तो ईरान में हैं, लेकिन ये इजराइल के लिए काम करने वाले एक अंदरूनी नेटवर्क का हिस्सा थे जो देश से गद्दारी करते हैं और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इन सभी से पूछताछ चल रही है और मुकदमे चलाए जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि ईरान दोष साबित होने पर इनमें से बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुना सकता है।
आपको बता दें कि इस पूरे गतिरोध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब अचानक इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी। इसके तहत इजराइल ने ईरान पर बेहद भीषण टारगेट अटैक किए थे। शुरू में ऐसा लगा जैसे इजराइल ईरान पर हावी हो रहा है। उसने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार दिया था, जबकि उसके कई महत्वपूर्ण सेंटर्स और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसके बाद ईरान का वो रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे इजराइल में हड़कंप सा मच गया। ईरान ने अपनी बेहद शक्तिशाली और घातक मिसाइलों से एक साथ इजराइल के कई शहरों पर चढ़ाई कर दी थी। ईरान के ये जवाबी हमले ऐसे थे कि उसने एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता दिखा था। ईरान के हमलों ने इजराइल को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल को शायद ऐसी जवाबी हमले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईरान ने उसे दिखा दिया कि उसने ईरान से पंगा लेकर कितनी बड़ी भूल कर दी है। ईरान ही शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने हमले तेज रखे। इजराइल को लगा था कि ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाकर वो 2-4 दिन में ही वो ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन इसमें ईरान ने उसे बेहद कड़ी टक्कर दी है। ट्रंप ने बताई सीज फायर की शर्त, ईरान के परमाणु बम पर वार्निंग, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो फिर से होगा हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड में नेटो समिट में मीडिया से कहा कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुक गई है। उन्होंने आगे कहा कि 12 दिनों के दौरान ईरान नर्क से गुजरा, जिसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी, और अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, बस कुछ महीनों के लिए पिछड़ जरूर गया है। ये दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। हालांकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी खबरें करार दिया। दुनिया की घड़ियां थम गई थी जब 23 जून की रात एक ऐसा धमाका हुआ जिसने महाशक्तियों की नींव हिलाकर रख दी। वो रात सिर्फ ईरान और इजराइल के युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि वो रात थी जब अमेरिका के सुपर पावर वाली छवि एक झटके में चकनाचूर हो गई। दुनिया हिल गई जब तेहरान से एक ही झटके में 2 बातें सामने आई। पहली, इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों की बरसात, और दूसरी, अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदेद पर सीधे मिसाइल हमले। क्या आप सोच सकते हैं, जिस अमेरिका के नाम से दुनिया कांपती थी, उसके सैन्य अड्डे पर तेहरान से हमला हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट मॉस्को में लिखी गई थी। जी हां, रूस की राजधानी में बैठकर वो योजना बनी जिसने वॉशिंगटन की दीवारों में दरार डाल दी। 23 जून की दोपहर, जब दुनिया गर्मियों में आराम फरमा रही थी, उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच एक ऐसी गुप्त बैठक हुई जिसने पूरी दुनिया का गेम बदल कर रख दिया। शाम होते होते मिसाइलें उड़ने लगीं, धमाकों की गूंज कतर से लेकर तेल अवीव तक सुनाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने खुलेआम अमेरिका को धमकी दी कि ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार हैं। एक पल को तो खुद ट्रंप भी चौंक गए। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने पूछा, क्या मेदवेदेव ने वाकई ऐसा कहा है या मेरी कल्पना है? लेकिन कल्पना नहीं है, हकीकत थी। और हकीकत यह थी कि रूस पूरी प्लानिंग कर चुका था ईरान तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पहुंचाने की। यह सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था कि अगर अमेरिका ने आगे बढ़ने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान के पीछे रूस समेत पूरी दुनिया खड़ी है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के अपने ही पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देश भी ईरान के साथ खड़े हैं। अमेरिका के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता था कि उसके सबसे करीबी सहयोगी इजराइल पर ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और खुद अमेरिका का सैन्य अड्डा मलबे में तब्दील हो रहा था। सीधा हमला, और ट्रंप के सामने विकल्प खत्म हो गए थे। और यही वजह थी कि 23 जून की रात 3:32 पर अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन यह सीज फायर एक अस्थायी पट्टी है, जख्म गहरे हैं और सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या यह सीज फायर टिकेगा या अगली बार बटन दबेगा को तो परमाणु जंग छिड़ जाएगी? तेहरान से लेकर मॉस्को तक जिस रणनीति को अंजाम दिया गया वो केवल इजराइल को सबक सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह संदेश था पूरी दुनिया के लिए।
महाशक्तियों का युग खत्म होने वाला है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रूस और चीन ईरान के साथ मिलकर वो जाल बुन चुके थे जो वॉशिंगटन को अपने ही आंगन में घेरने की तैयारी में है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कह दिया है कि रूस इस सीजफायर का समर्थन करता है, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि यह सीजफायर टूटेगा नहीं। और यही बात पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, वार्निंग है। अभी नीदरलैंड में हेग में नेटो समिट चल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली से लेकर तुर्की तक सारे नेता वहां मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से 23 जून की रात ईरान ने मिसाइलों की बारिश की, अब नेटो नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। उनके सामने अब केवल दो विकल्प हैं, या तो रूस ईरान गठजोड़ के सामने वो झुक जाएं, या फिर तैयारी करें उस युद्ध के लिए जिसका अंत परमाणु तबाही से होगा। तेहरान ने बता दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। रूस ने बता दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। और ट्रंप ने मजबूरी में सीज फायर तो कर लिया, लेकिन दुनिया जानती है ये खामोशी तूफान से पहले वाली है। और अगर ये तूफान उठा तो अगला निशाना सिर्फ इजराइल या अमेरिका का कोई एयरबेस नहीं होगा। अगला निशाना सिर्फ इजराइल या अमेरिका का कोई एयरबेस नहीं होगा, बल्कि अगला निशाना हो सकता है पूरा वॉशिंगटन डीसी। महासंग्राम अब बस एक चिंगारी की दूरी पर है, और वो चिंगारी कहीं से भी भड़क सकती है। क्या दुनिया 2025 में ही तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी हो गई है? अब जवाब सिर्फ वक्त देगा, या फिर अगली मिसाइल देखना बाकी है।